गाइस, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में और लेकर हाजिर हैं क्लास 10 का 18 फरवरी को आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर 2025 का। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सिटिंग में मैट्रिक का एग्ज़ाम है और सेकंड सिटिंग में देख सकते हैं सेकंड में इंटर का एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट सिटिंग ध्यान रखेंगे 10 वाले कि फर्स्ट सिटिंग में ही उसको एग्ज़ाम देने जाना है। 9:45 में आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। आपको 9 बजे के पहले 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं आज हम जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो वो हम करेंगे 18 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन का आंसर। 18 फरवरी आने की देख सकते हैं आप। 18 फरवरी को क्या दिया हुआ है? हिंदी ये इसका हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो हिंदी बी रखा है उसके लिए भी हम हिंदी और हिंदी बी दोनों है, यानी कि इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे दोनों का। पहले हम हिंदी ये का क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके 20 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। इसका भी हमने क्वेश्चन का आंसर 2 भाग में किया है, आप दोनों भाग देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 18 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन का आंसर यानी हिंदी ये। स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में और ये दूसरा भाग हिंदी का लेकर हाजिर हैं। हिंदी ये का 18 फरवरी को आने वाले क्वेश्चन का आंसर क्लास 10 का है। इनमें से जो है तो इसमें देखते हैं खंड क का जो है हमने पहले वीडियो में किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 एग्ज़ाम फरवरी 2025। ठीक है, इसमें से हम पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। ध्यान रखेंगे इसमें से आपको 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। प्रश्न है इसमें 8 प्रश्न है, इनमें से आपको 6 ही देना है। पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे से की गई है। भौरा जैसे काला है वैसा ही उद्धव का मन है, इसीलिए गोपियों को कृष्ण को भूलने कर निर्माण उपासना का संदेश देते हैं। प्रथम पद में हम देखते हैं कि उद्धव की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है, जिन पर जल की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे उद्धव पर भी प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव कृष्ण के साथ रहने पर भी नहीं पड़ा है कि नहीं। 31 का क्वेश्चन का हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 देखते हैं कि उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? तो इसका आंसर देखते हैं कि कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहता है। इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है। इसीलिए कवि को बादल को गरज कर बरसने के लिए कह रहा है। 32 का हुआ। 33 का देखते हैं। 33 का है कि बच्चे की तंदुलित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उत्तर है कि बच्चे की तंदुरिता मुस्कान का कवि के मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसे जीवन के प्रति नई आस जगने लगती है। उसे जीवन की संजीवनी बूटी मिल जाती है और जिज्ञासा से भर जाते हैं। 34 नंबर है कि गिरिजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की कहानी 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो गिरिजा माथुर अथवा यशपाल की 2 कहानी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम हम देखते हैं। 2 रचनाओं के नाम पहले गिरिजा कुमार का देखते हैं।
गिरजा कुमार माथुर का। पहला छाया मत छूना, दूसरा मंजीर। अब देखते हैं यशपाल का। यशपाल का जो है दो, वो है लखनवी अंदाज और दूसरा अप्सरा। क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। अब देखते हैं 35 नंबर का। 35 का है कि नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो उत्तर है यह कस्बे के ही हाई स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर नेताजी मास्टर मोतीलाल जी नेहरू द्वारा बनाई गई थी। यह प्रतिमा कस्बे के ही हाई स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी के द्वारा बनाई गई थी। 35 का हुआ पूरा। अब देखते हैं आगे 36 का। 36 का है कि बाल गोविंद भगत टोपी कैसी होती थी? बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी? तो जो है उत्तर है कबीर पंथियों जैसी होती थी। ठीक है। 37 है कि लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों खरीदा था? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका कि लेखक को नई कहानी और नए पात्रों की तलाश थी। उन्हें लगता था कि ट्रेन में सफ़र करने के बाद क्रम में खिड़कियों से प्राकृतिक नज़ारा देखने के क्रम में नई कहानी एवं नए पात्र मिल जाएंगे, इसीलिए उन्हें सेकंड क्लास का टिकट खरीदना था। 37 का हुआ पूरा। आगे देखते हैं 38 नंबर। परिमल क्या है? आइए देखते हैं परिमल क्या है। तो उत्तर है इसका कि 10 दिसंबर 1994 को प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ उत्साही युवक मित्रों द्वारा परिमल की स्थापना की गई। परिमल द्वारा अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, जिनमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि पर खुली आलोचना एवं उन्मुक्त बहस की जाती थी। ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। खंड ख का हमने पूरा का क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हमने 8 का 8 कर दिया है। आप किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देंगे। ध्यान रखेंगे कि किन्हीं 6 प्रश्नों का ही उत्तर देंगे जो आपको सटीक लगे, सीधा लगे वो। ठीक है। आइए देखते हैं खंड ग का। खंड ग का देखते हैं। इसमें भी आपको किसी 6 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ठीक है, जो 3-3 नंबर का रहेगा और वो 18 नंबर इसमें मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखते हैं इसको। प्रेम की बात कहे तो इसकी बड़ी मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों निभाए, एक दूसरे की रचनाओं को समझे और सम्मान करे। किंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के स्थान पर उनके लिए कड़वी, ककड़ी और सम्मान योग साधना का संदेश उद्धव के माध्यम से भेज दिया है कि गोपियों की नज़र में एक प्रकार से छल था। छल को गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। आइए 40 नंबर देखते हैं। कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो देखते हैं। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे अत्याचार और शोषण से उसे बचाना चाहती है। ठीक है। लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को बनाए रखें, परंतु वह इतनी कमज़ोर भी न हो कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लगे। लड़की भावी जीवन की कठिनाइयों का हो कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करें और लड़की भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला
कर सके। आइए 41 नंबर देखते हैं। संगीतकार के माध्यम से किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो देखते हैं कि संगीतकार के माध्यम से कवि कला अथवा किसी भी क्षेत्र में सहायक की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है। कवि का मानना है कि संगीतकार जैसे सहायक लोग किसी भी क्षेत्र के में प्रमुख व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें उतना महत्व नहीं मिलता है जितना मुख्य भूमिका में रहने वाले लोगों को मिलता है। क्लियर है। 42 नंबर देखते हैं कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो इसका आंसर देखते हैं कि चश्मे वाला एक साधारण बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था जिसे देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह गांधी की टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे का रंग लगता था। जैसे उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए नेताजी की मूर्ति कर का प्रतिदिन चश्मा लगाता था। शायद उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसकी इसी श्रद्धा से लोग उसे कैप्टन कहते थे। 43 नंबर देखते हैं कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर है कि भगत की पुत्रवधू जानती थी कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उसका ससुर अकेले रह जाएंगे। ससुर की वस्तुओं से उसका कोई सरोकार रहा भी नहीं। अब इस उम्र में वे अपना खाने पीने तक का भी ख्याल नहीं रख पाते थे। बीमार पड़ने पर उनकी सेवा कौन करेगा, यह सब सोचकर बाल गोविंद भगत के साथ ही रहना चाहती थी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। आगे देखते हैं 44 कि बिस्मिल्लाह खान को काशी का नायाब हीरा क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है इसका काशी विभिन्न संस्कृति एवं धर्मावलंबियों का स्थान है। यहाँ पर विभिन्न धर्म एवं समाज के लोग रहते हैं। बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई के मधुर धुन के माध्यम से विभिन्न संस्कृति एवं धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया है, इसीलिए उन्हें काशी का नायाब हीरा कहा जाता है। 44 का हो गया। ये देखते हैं 45 है कि जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी। तो उत्तर है जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था जो भारत में शासन का प्रमुख था। उन्होंने भारतीयों पर जुल्म और शोषण किया। ये शोषण और जुल्म के प्रतीक थे। ऐसी स्थिति में जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति लगाना देश प्रेमी भारतीयों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने जॉर्ज पंचम की लगाई गई मूर्ति की नाक काट दी। ठीक है। आगे देखते हैं 46 का। 46 का है कि गतोंग को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गतोंग को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। गतोंग एक पर्वतीय स्थल है। भारतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन है। अपने ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं और
भरपूर परिश्रम करते हैं। इनकी मेहनत ने गतोंक को सुरमय बना दिया है, इसीलिए गतोंक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं खंड घ। खंड ग में आपको मात्र 6 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं, मात्र 6 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। हमने जो भी इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया गया था सब हमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। जो आपको बेहतर लगे वो आप याद कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे खंड घ का। खंड घ में जो दिया गया है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें सिर्फ 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। कितने देने हैं? सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर, जो आपको 5-5 नंबर का होगा। इसमें से कुल प्रश्न है 1 2 3 4 5 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम यहाँ पर 5 में 5 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आपको जो अच्छा लगे 4 उसमें याद कर सकते हैं। 80 में 80 आप रट लीजिए, आपको 80 में 80 इसी से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएं और सभी सब्जेक्ट का मॉडल टेस्ट पेपर 2025 में का देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र नगर निगम को लिखिए। देखिए यहाँ पर एक पत्र लिखने के लिए आया है, इसे आप आसानी से लिख सकते हैं और उसको 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम। तो जैसे हम प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखते हैं उससे हम लगभग जैसा ही लिखेंगे और पहले सबसे वही लिखेंगे कि सेवा में, क्या लिखेंगे? सेवा में। यहाँ से पहले लिखेंगे हम सेवा में नगर निगम आयुक्त, यानी नगर निगम का नाम जो होगा आपका वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना है। नगर निगम जो भी होगा आपका लिख देना है। गिरिडीह नगर निगम है या फिर धनबाद नगर निगम है, जो भी है आपका लिख लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे नगर निगम का पता, जहाँ पर लिखा है नगर निगम का पता वहाँ पर पता लिख देंगे। पहले नगर निगम का नाम लिखेंगे, उसके बाद वो गिरिडीह में है या धनबाद में है या जहाँ भी है, जमशेदपुर में है, वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब क्या चीज़ के बारे में लिख रहे हैं वो विषय लिखेंगे। जैसे हम लोग छुट्टी लेने के संबंध में लिखते हैं ना, उसी तरह विषय लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग जाते हैं जाने के संबंध में। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नीचे माननीय महोदय। मैं, यहाँ अपना नाम लिखना है कि मैं, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है या दिलीप कुमार है या फिर अमिताभ बच्चन है, जो भी नाम है आपका लिखेंगे और अपना पता यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। यहाँ आपका पता लिखा है यही नहीं छाप देंगे, यहाँ सिर्फ आपका पता लिखना है कि कहाँ है आपका पता, कहाँ पर कचरा लगा है। ठीक है। आपका मोहल्ला का नाम लिखना है। उसके बाद लिखना है का निवासी हूँ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे आसपास के वातावरण में दुर्गंध फैल रही है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हमारे मोहल्ले में कैसा गंदगी फैला है उसका स्रोत का उल्लेख करेंगे। ठीक है। जैसे कूड़ा में आदि के कारण गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। इससे न केवल हमारे मोहल्ले की सुंदरता खराब हो रही है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप बढ़ गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस समस्या पर तुरंत ध्यान दें और हमारे मोहल्ले की सफाई करवाएं। हम चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जाए। क्लियर है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे दिए, आपका अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। ठीक है। ये हुआ पूरा। आप देखते हैं आगे
साबुन बनाने वाली कंपनी का। यहाँ अपना नंबर देना है, तारीख भी देना है। 48 है कि साबुन बनाने वाली कंपनी एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। मान लीजिए कि एक साबुन की वाली कंपनी है, उसकी ओर से आपको विज्ञापन के लिए 50 शब्द लिखना है प्रचार देने के लिए। विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार करने के लिए, ठीक है। तो उत्तर देखते हैं इसका। चमकती त्वचा का राज, हमारा साबुन दे आपको कोमल और चमकदार त्वचा। माना अपना साबुन का प्रचार करना है। प्राकृतिक तत्वों से भरपूर यह साबुन आपकी त्वचा को गहराई से साफ करता है और उसे पोषण देता है। आज ही आजमाएं, महसूस करें फ़र्क। कंपनी का नाम लिख देना है अपना। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं खुद से भी, ठीक है। आइए देखते हैं 49 नंबर का। माता का आंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है। तो देखते हैं उत्तर। माता का आंचल पाठ में बचपन की मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई है। लेखक ने बताया है कि उसे बचपन में अपने माता पिता और माता का अपना अपार स्नेह मिला। वे अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। इस कारण अगर अनेक पिता के साथ उनका मित्रवत संबंध स्थापित हो गया था। माँ अपने पुत्र भोलानाथ पर असीम ममता लुटाई। अपने बचपन के संगी साथियों के साथ उन्होंने अनेक प्रकार के खेल खेले, शरारतें की, मस्ती की, ठीक है, मस्ती की। बचपन में वे हमेशा खेल ही खेलते रहते थे। उन खेलों में अंत में पिताजी के शामिल होने पर सब शर्मा कर भाग जाते थे। वे रास्ते में आते जाते लोगों को कुछ बोलकर चिढ़ाया भी करते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लेखक ने हुल्लड़बाजी मस्ती के खेल से पूरा बचपन की तस्वीर प्रस्तुत की है। आगे देखते हैं 50 नंबर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। उत्तर। जितेन मार्ग में एक कुशल गाइड के सभी गुण प्रचुर मात्रा में थे। एक कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारी का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा जितने नार्गे को पता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग लॉन्ग स्ट्रोक में हुई थी। इससे पर्यटकों का मनोरंजक होता है और उनके स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। गाइड के साथ साथ नार्गे ड्राइवर भी था। अंततः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं करने में समर्थक था। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो थी। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है। आइए देखते हैं 51 नंबर। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। किसी एक पर आप लिख सकते हैं, जैसे विज्ञान, अभिशाप या वरदान। संकेत बिंदु ये है। जैसे आपको संकेत बिंदु दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, इस पर लिखना है। आपको कुछ जो बिंदु दिया गया है वह है प्रस्तावना, महत्व एवं प्रभाव, वरदान, अभिशाप, दृष्टिकोण, उपसंहार। तो इसके माध्यम से लिखना है। आइए देखते हैं। पहले प्रस्तावना जो यहाँ पर बताया गया है उसके अनुसार पहले प्रस्तावना, फिर महत्व का प्रभाव,
फिर वरदान, फिर अभिशाप, फिर दृष्टिकोण, फिर उपसंहार। ठीक है, पहले प्रस्तावना। विज्ञान मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह हमारे जीवन को आसान बनाने और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके साथ ही इसका दुरुपयोग भी मानवता के लिए किया गया है। खतरा बन सकता है, इसीलिए यह प्रश्न उठता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो देखते हैं पहले अब इसका महत्व एवं प्रभाव। विज्ञान ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान ने कई गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला है, जिससे मानव जीवन की उम्र बढ़ी है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। कृषि क्षेत्र में विज्ञान ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। अब देखते हैं ये वरदान किस प्रकार से है। विज्ञान ने हमें कई तरह से लाभ पहुंचाए हैं, जैसे कि चिकित्सा। विज्ञान ने कई गंभीर बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला है। दूसरा, संचार। विज्ञान ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। आगे है कृषि। कृषि ने खाद्य उत्पादन की वृद्धि की है। आगे है यातायात। विज्ञान ने यात्रा को आसान और तेज बना दिया है। विज्ञान का दुरुपयोग भी मानवता के लिए खतरा बन सकता है, जैसे कि परमाणु हथियार। ये भी विज्ञान का ही हिस्सा है, लेकिन ये अगर सही से उपयोग न किया जाए तो ये अभिशाप ही है। परमाणु हथियार। विज्ञान ने परमाणु हथियार बनाए हैं, जो मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आगे है अगला, पर्यावरण प्रदूषण। विज्ञान के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आगे है सामाजिक समस्याएं। विज्ञान के कारण सामाजिक समस्याएं बढ़ रही है, जैसे कि बेरोजगारी और असमानता। अब दृष्टिकोण से देखते हैं तो विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। यह किस रूप में हमारे सामने आएगा, तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस हिसाब से करते हैं। विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करते हैं तो यह हमारे लिए वरदान साबित होगा, और अगर इसका हम उपयोग विनाश के लिए करते हैं तो हमारे लिए अभिशाप होगा, है कि नहीं। अब उपसंहार कैसे है वो देखते हैं। विज्ञान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे हाथ में है कि इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमें विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करना चाहिए और इसका दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। क्लियर है। अब ख नंबर का देखते हैं। झारखंड की प्राकृतिक सुषमा संकेत बिंदु दिया है कि झारखंड की प्रकृति सुषमा संकेत बिंदु जो दिया है। प्रस्तावना, भौगोलिक विशेषता, प्रमुख आकर्षण, खनिज संसाधन, जैव विविधता, पर्यटन एवं रोजगार, चुनौतियां और समाधान और उपसंहार कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं कि झारखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। घने जंगल, झरने, पहाड़ और नदियां झारखंड की प्राकृतिक सुषमा को और अधिक निखारती है। इस निबंध में हम झारखंड की भौगोलिक विशेषताओं, प्रमुख आकर्षणों, खनिज संसाधनों, जैव विविधता, पर्यटन और रोजगार, चुनौतियों और संसाधनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए पहले देखते हैं भौगोलिक विशेषता। झारखंड मुख्यतः पठारी क्षेत्र है। यहाँ कई पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं। राज्य में कई नदियाँ बहती है, जिनसे सबसे प्रमुख दामोदर नदी है। झारखंड में घने जंगल भी है, जो राज्य के कुशल क्षेत्र प्रमुख आकर्षण देखते हैं।
झारखंड में कई प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जो हुंड्रू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, बेतला जलप्रपात, राष्ट्रीय उद्यान और पारसनाथ पर्वत, ये सभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन देखते हैं। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब इसकी जैव विविधता के बारे में देखते हैं। झारखंड में जैव विविधता बहुत अधिक है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे जानवर पाए जाते हैं, जैसे बाघ, हाथी, हिरन और भी कई प्रकार के पशु पक्षी जंगलों में पाए जाते हैं। ये जैव विविधता हो गया। अब पर्यटन और रोजगार देखते हैं। पर्यटन झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण उद्योग है। पर्यटन से राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। होटल, रेस्तरां और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोगों को रोजगार मिलता है। अब आगे देखते हैं चुनौतियां और समाधान। झारखंड के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि वन्य जीवन का संरक्षण, पर्याप्त प्रदूषण और बेरोजगारी। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार को कोई कदम उठाने होंगे, जैसे कि वन्य जीवन संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योगों पर नियंत्रण लगाना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए उद्योगों को स्थापित करना। अब देखते हैं उपसंहार। झारखंड एक खूबसूरत राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। राज्य में कई पर्यटन स्थल, खनिज संसाधन और जैव विविधता है। हालांकि राज्यों में के सामने कई चुनौतियां भी है। इन चुनौतियों का समाधान करके झारखंड को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। 52 देखते हैं, 52 नंबर का, कि किसी एक का भाव स्पष्ट कीजिए। देखते हैं। पहला है कि बहिसी लखनऊ बोले मृदु बानी, यहो मुनिषी महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। देखते हैं भाव। देखते हैं। यह पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। यह लक्ष्मण हनुमान से कह रहे हैं कि हे महावत, तुम मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर क्यों डरा रहे हो? तुम मुझे उड़ाने के लिए फूंक मारना चाहते हो? इस पंक्ति में लक्ष्मण का हनुमान पर विश्वास और हनुमान की शक्ति के प्रति आश्चर्य व्यक्त किया गया है। इसका विशेष देख लेते हैं। इसका विशेष है बहिसी यानी हंसते हुए, लखनऊ माने लक्ष्मण को लखनऊ कहा गया है। यहाँ लखनऊ माने लक्ष्मण है, बोले माने बोले, मृदुबानी माने मधुर बानी, यहो मुनीष माने हे मुनि, महाभट्ट मानी माने महान योद्धा, पुनि पुनि माने बार बार, मोही माने मुझे, देखाओ माने दिखाओ, और कुठारू माने कुल्हाड़ी, चाहत माने चाहते हो, उड़ावन माने उड़ाना, फूकी मारी माने फूंक मारना। ख नंबर है कि यश है न वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता की शरण बिंब केवल मातृ तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक कृष्णा है। तो इसका भाव देख लेते हैं। इसका भाव है कि यह दोहा संसार के मिथ्या लोभ और मोह को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि यश, वैभव, मान और धन कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा हम इनके पीछे भागते हैं उतना ही सिर्फ एक मिराज है। हर खुशी में दुख छिपा होता है। अब इसका विशेष देख लेते हैं। यश मतलब कीर्ति, वैभव माने धन दौलत, मान माने सम्मान, सरमाया
सरमाया मने धन। दौड़ा मने दौड़ा। भरमाया मने भ्रमित किया। प्रभुता मने सत्ता। शरण मने शरण। और बिंब मतलब प्रतिबिंब। क्लियर है। मृग तृष्णा मने मिराज। चंद्रिका मने चांदनी। रात तृष्णा मने रात का अंधेरा। अब इसका समास देख लेते हैं। महाभट। महा प्लस भट माने ये बहुब्रीहि समास है। मृदु बानी। मृदु बानी ही माने मृदु जोड़ बानी, ये तत्पुरुष समास है। अब अलंकार का बात करें तो ये उपमा अलंकार। प्रभुता की शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, ये उपमा अलंकार है। यह दोहा हमें संसार के मिथ्या लोभ और मोह से दूर रहने और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करने का संदेश देता है। ये हिंदी का क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से साइंस का भी देख सकते हैं, और भी विषय का अपलोड करता ही रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।